Hello everyone, welcome to your own channel IS by मोहित अरोड़ा। आज का टॉपिक राइटिंग टास्क 1 है। वेरी इजीएस्ट वे के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप राइटिंग का टास्क 1 लिखें और मोर देन 7 बैंड आप स्कोर कर सकते हो। इस तरह से अगर आप लिखते हो, वेरी इजीएस्ट है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं कि चार्ट्स जो हमको दिए हुए है, बिलो शो द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय डिफरेंट सेक्टर इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन आगे 2 ईयर दिए हुआ है 2007 एंड 2010। इन 2 सालों के अंदर जो वेरियस सेक्टर्स हैं उसके अंदर कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम की हुई है। वो वेरियस सेक्टर क्या है ये देख, रेजिडेंशियल हो गया, नीचे कमर्शियल हो गया 22% ये देख सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर ये येलो वाला 1%, फिर माइनिंग, फिर एलुमिनियम, फिर मैन्युफैक्चरिंग और अदर फील्ड। ये हम इसको पहले देख लेंगे। इसके अंदर समझ ये आ रहा है कि सबसे ज़्यादा तो कंज्यूम ये कर रहे हैं, देखो रेजिडेंशियल वाले 28% पे है, उसके नीचे कमर्शियल है, ये भी इस दोनों ईयर के अंदर ऑलमोस्ट हाईएस्ट था। और ट्रांसपोर्ट का सबसे कम था और ऑलमोस्ट अनचेंज भी रहा है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना ऊपर नीचे गया है। पहले हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा है। कमर्शियल भी ठीक था, थोड़ा हाँ मतलब ट्रांसपोर्ट में बदलाव हुआ है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल सिमिलर रहे हैं, एग्रीकल्चर सिमिलर रहा है, माइनिंग में तो हुआ है बदलाव, बाकी सब में डिक्लाइन और अपलाइन हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। मैंने कहा टू पाई चार्ट्स डिपिक्ट्स, ऊपर लिखा हुआ था शो, हमने लिख दिया डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन वेरियस फील्ड्स इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन 2 ईयर्स। आगे ईयर दे दी, ईयर के ईयर लिख दिए। सबसे पहले दी चार्ट था, मैंने 2 पाई चार्ट लिख दिया। देन शोज़ की जगह हमने लिख दिया डिपिक्ट्स। देन द इंफॉर्मेशन अबाउट, आगे परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम लिखा, मैंने कहा अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय वेरियस सेक्टर अपने को स्टेटमेंट में दिया हुआ है, हमने लिखा इन वेरियस फील्ड्स, और जो सिटी का नेम है वो सेम रहेगा, ईयर सेम रहेंगे। तो इतना ईजीएस्ट वे के अंदर इंट्रोडक्शन लिखा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ओवरव्यू है। कई बार ओवरव्यू स्टूडेंट लास्ट में लिखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं हमेशा आफ्टर इंट्रोडक्शन ही लिखता हूँ राइटिंग टास्क 1 के अंदर। मैंने कहा इट इज़ क्लियर दैट द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कहा जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम दो सेक्टर, इन सेक्टर के अंदर रिमेन अनचेंज, मतलब उनमें कोई भी फ़र्क नहीं हुआ एक्सेप्ट किसके अलावा, फॉर एलुमिनियम को छोड़ दो, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर मेटल, ये 3 फील्ड को छोड़ दो, बाकी सब के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था इन 2 सालों के अंदर 2007 और 2010 के अंदर, वो ऑलमोस्ट जो है अनचेंज रहा है। उतना ही परसेंटेज इन्होंने 2007 में कंज्यूम की है, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर 2010 में इन्होंने कंज्यूम की है। ठीक है, इन 3 फील्ड को हम छोड़ देते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ, एलुमिनियम आप देख सकते हो, ये रहा माइनिंग के साथ में ग्रीन वाला। ठीक है, एलुमिनियम के अंदर अपने को फ़र्क दिख रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 13% से 9% पे आ गया, और अदर वाला 12% से 13% पे फ़र्क हुआ। और बाकी सब के अंदर मैंने कहा ऑलमोस्ट अनचेंज रहा है। कमर्शियल 22 का 24 हो गया। ठीक है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट है इसके लिए हम एक अलग लाइन और लिखेंगे। रेजिडेंशियल ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या लाइन लिखी है आगे एडिशनली लगाकर, द फिगर्स, जो फिगर्स है, जो परसेंटेज है फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर वर बाय फार लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट कंजप्शन हुआ है परसेंटेज का वो इन 2 सेक्टर के अंदर हुआ है। आप देख भी सकते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर। इसके लिए मैंने अलग लाइन लिख दी। ये हमारा ओवरव्यू ख़त्म हो गया। देन BP1 की हम बात कर लेते हैं। इन 2007 लोग क्या करते हैं, उनका कंपैरिजन भी करते हैं, वो भी मतलब अलग वे है। मतलब अगर 1000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग वे होता है। मैं इस तरह से देखता था पाई चार्ट को। ठीक है, पहले मैंने कहा इन 2007 के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया था कंज्यूम करते थे, कंज्यूम्ड 28% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी, वाइल जबकि 23% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज कंज्यूम्ड, 23% किसके द्वारा की गई थी, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। ठीक है, ये 2007 की हम बात कर रहे हैं। ये रहा रेजिडेंशियल सबसे पहले वाला। ठीक है, उसके नीचे हमारा कमर्शियल आ गया। इन दोनों की स्टेटमेंट हमने कर दी। ठीक है, देन उसके बाद देखो जो अपने को
स्टेटमेंट दी होती है ना, उसका आपने सिर्फ सेंटेंस फॉर्मुलेशन करना है, सिर्फ राइटिंग टास्क 1 के अंदर, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने लिख दिया अलग थोड़ा सा सेंटेंस बनाने की कोशिश की। मैंने लिखा देर वाज 13% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम की जाती थी बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड एलुमिनियम सेक्टर ईच। दोनों के द्वारा 13% जो है ईच के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है, देख लो आप। एलुमिनियम 30% पे है, मैन्युफैक्चरिंग भी। ठीक है, ये 4 हमने इसके अंदर बता दिए। ठीक है, देन मैंने अभी जो है सेंटेंस को ख़त्म नहीं किया, वेयर एज लगाकर मैंने कहा द फिगर्स है जो से फॉर अदर मेटल्स एंड माइनिंग वर स्लाइटली लोअर, वो थोड़े से लोअर थे। वो क्या थे, जो ये वाला जो आप लिखेंगे ना, अब जो ये रिस्पेक्टिवली वाला जो सेंटेंस है, ये आपने राइटिंग टास्क 1 में लिखना ही लिखना है। मैं लिखा वेयर एज द फिगर्स फॉर अदर मेटल एंड माइनिंग वर स्लाइटली लोअर। कितने थे वो, एट 12% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। 12% किस चीज़ का है, मेटल्स का। ये मेटल्स मैंने पहले मेटल्स बोला, फिर मैंने माइनिंग बोला। ठीक है, ये माइनिंग आ गया मेरा आगे। इसका मैंने नीचे दे दिया, इसका 12% था, इसका 9% था, एंड देन रिस्पेक्टिवली लिख दिया। 2007 की बात अपने ऊपर कर दी, हम 2007 के बारे में ही पैराग्राफ में बात कर रहे हैं। रिस्पेक्टिवली वाले के लिए हमने पहले जो स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे मैंने सबसे पहले बात की मेटल्स की, देन मैंने माइनिंग की, फिर उनके परसेंटेज बता दिए दोनों के कितने कितने रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये क्रम के अनुसार है, मतलब कि 12% के लिए पहले मैंने मेटल लिखा, माइनिंग के लिए 9% बाद में लिखा, ये इस तरह से है। ठीक है, अब लास्ट जो मैंने लिखा है बाय कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन था फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर मेड अप ओनली नेग्लिजिबल फिगर्स। बहुत अच्छा मैंने सेंटेंस यूज़ किया है। देखो, अगर आपने राइटिंग टास्क 1 के अंदर बैंड अचीव करने हैं तो आपको अपने सेंटेंस फॉर्मुलेशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप सेंटेंस फॉर्मुलेशन देखिए, मैंने चारों के चारों सेंटेंस और डिफरेंट लिखे। एक रिस्पेक्टिवली वाला लिखा, उसके ऊपर मैंने इनका 28% एंड 23% बता के उनका दोनों का मैंने बता दिया कहाँ पे यूज़ होती थी। ठीक है, अब लास्ट में मैंने कॉन्ट्रास्ट के अंदर नेग्लिजिबल लिखा है। ठीक है, नेग्लिजिबल का मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है इनके फिगर। अब मैं आपको बता भी देता हूँ कितना। ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर की मैंने 2007 की बात की है। नेग्लिजिबल एग्रीकल्चर देखो येलो वाला 1% है, ट्रांसपोर्ट 2% है। तो अब देखो ये नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मतलब 100% में से 1%, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ये ना के बराबर है। तो इस तरह अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली बैंड आपका जो है हाईएस्ट होगा ही होगा। देन हम 2010 की बात कर लेते हैं लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर। मैं लिखा इन 2010 वाइल, जब द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय अदर मेटल रोज। मैंने कहा 2010 के अंदर जो परसेंटेज था इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम की जाती थी अदर मेटल्स के द्वारा रोज, वो इंक्रीज होगी सिग्निफिकेंटली बाय 6%। ठीक है, जो अदर मेटल्स था मैं आपको दिखा भी देता हूँ अदर मेटल कितना था। ये ट्रांसपोर्ट के साथ में देखो, ये रेड वाला 12% था, देन 18% हो गया, 6% से ये ग्रोन हुआ है। ठीक है, इसका मैंने रोज़ लिख कर रोज़ सिग्निफिकेंटली बाय 6%। हालांकि मैं यहाँ पे दे भी सकता था कितना कितना परसेंटेज था, लेकिन मैंने सिर्फ लिख दिया कि ये जो कंजप्शन था इनका वो रोज़ हो गया 6% से बढ़ गया। ठीक है, दोज ऑफ एलुमिनियम एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड सा। एलुमिनियम एंड मैन्युफैक्चरिंग जो फील्ड है, ये दो फील्ड है, इनमें हमने क्या देखा, स्लाइटली फॉल। हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन देखा है टू 11% पे एंड 9% रिस्पेक्टिवली। अगेन मैंने सेम यूज़ किया। 11% से क्या डिक्लाइन हुआ है, एल्यूमिनियम मतलब कि 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय नहीं लिखा, मैंने लिखा है 2 फॉल 2, यानी कि ये 11% पे पहुँच गए डिक्लाइन होकर। एल्यूमिनियम जो था वो 11% पे पहुँच गया और जो मैन्युफैक्चरिंग था वो 9% पे पहुँच गया, देन रिस्पेक्टिवली लिख दिया। ये सेंटेंस फॉर्मुलेशन था, देख भी सकते हो आप। एल्यूमिनियम एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये रहा मैन्युफैक्चरिंग 9% है, एल्यूमिनियम 11% है, जो कि पहले एल्यूमिनियम 12 था और मैन्युफैक्चरिंग 13 था। ठीक है, मैंने कहा कि ये दोनों जो है डिक्लाइन हो गए। लास्टली इंटरेस्टिंगली, अब ये लास्ट वाली लाइन है द प्रपोर्शन, वहाँ पे परसेंटेज था तो मैंने यहाँ पर पोर्शन लिख दिया, सिनोनिम यूज किया।
जो एग्जामिनर है ना वो यही चीज़ें देखते हैं कि आप कितने सिनोनिम, किस तरह के सेंटेंस फॉर्मुलेशन यूज़ करें, क्योंकि इस पर अपने रिपोर्ट लिखनी होती है, अपने पास कोई डेटा नहीं होता, अपने माइंड से हम कुछ नहीं लिख सकते। इसी डेटा को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसी चीज़ के अपने को बैंड मिलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा इंटरेस्टिंगली द प्रपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम की गई थी बाय द अदर सेक्टर्स, जो और जो रह गई रेस्ट, एग्रीकल्चर रह गया या जो भी रह गया, वर एज ऑल एज सिमिलर एज इनिशियल फिगर। बाकी जो रह गए ना, मैंने जो इसमें फिगर की बात की, मैंने एक तो बात की थी मेटल्स की, अदर मेटल्स की, ठीक है, और दूसरी एल्यूमिनियम और मैन्युफैक्चरिंग की, 3 चीज़ों की मैंने बात की थी बस। ठीक है, बाकी जो मैंने कहा ना वो थोड़ा सा मोटा उसमें डिफरेंस हुआ होगा। मैंने कहा ऑल एज सिमिलर एज इनिशियल फिगर, बाकी जो सब के सब थे ना इनिशियल फिगर थे उनके जैसे रहे, आप देख सकते हो। रेजिडेंशियल की मैंने इसमें बात नहीं की, मैंने सिर्फ एक लाइन में ये सब लिख दिया, रेजिडेंशियल वाला, कमर्शियल वाला, जैसे ये 23 था ये 24 हो गया, ये 24 था ये 24 का 24 ही है, तो ये सेम ही रहे, तो इसलिए मैंने इसके लिए और कुछ नहीं लगा। जो ट्रांसपोर्ट था वो 2 से 1 हो गया, तो मैंने लिखा ये जो रहे सिमिलर थे उनके। मैंने ऐसे भी नहीं कहा कि बिल्कुल ही सेम, मैंने कहा ऑल एज सिमिलर ही रहे एज इनिशियल फिगर्स, जितना फिगर्स इनका पहले कंज्यूम करते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप दोबारा इसको रीड करना चाहो तो। ठीक है, और ये इसकी स्टेटमेंट है। ये सबसे ईजीएस्ट वे है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमने रिफ्रेश कर दिया, देन ओवरव्यू के अंदर 2 लाइन बता दी कि कौन सा कैसे था। हमने पहले ये बताया कि अनचेंज रहा, इनको छोड़ के एक सेंटेंस फॉर्मुलेशन लिख दिया। एडिशनली लिख के हमने जो सबसे ज़्यादा फिगर थे वो हमने बता दिया, रेजिडेंशियल कमर्शियल की थी। हमने 2007 के बारे में सब लिख दिया कि 28% था, ये जो भी था इनका, सिर्फ हमने सेंटेंस फॉर्मुलेशन के ऊपर काम किया। एंड देन इसके अंदर भी हमने सेंटेंस फॉर्मुलेशन पे काम किया। तो ये वीडियो थी राइटिंग टास्क 1 की। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए वो भी बता सकते हो। अगर आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाइंग यू, और यू कैन DM मी और यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, बाय।